हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के थ्रू अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत, इनको पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट्स तक आपको समझाया हुआ था। ये उसी वीडियो की आगे की कड़ी का नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम वारुणी शुक्ला है, आप जानते हो। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। हम ये सब जानते हैं कि इसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से हमने उसको उठाया है। ठीक है, ये क्यों जरूरी था? जब फंडामेंटल राइट्स आ गए थे, तो इसको ये जरूरत क्यों थी? आप इसको ऐसे समझो जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। ठीक है भाई, कोई एक बच्चा है, उसको बिल्कुल पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया गया, अच्छा से वो अपनी स्वतंत्रता से अपनी बात रख पा रहा है, सब कुछ, लेकिन समाज में उसके लिए कुछ इस प्रकार का जस्टिस ही नहीं रखा गया। आप जानते होंगे, कई किसको कहते हैं, नसीब का मारा। कई लोग कहना चाहिए बहुत मेहनती होते हैं, सब चीज़ होती है, बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, जॉब ही नहीं मिल पा रहा। जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, बच्चे हैं, सामाजिक दशा इनकी ऐसी होती है कि मजबूर होकर इनको कई जगहों पे जाके काम करना पड़ता है जहाँ पे इनके लिए मतलब सही नहीं है कि भाई ये काम करे। ठीक उसी प्रकार से मजदूर वर्ग है आपका, ठीक है, जो हमारा मजदूर वर्ग आता है। इसके अलावा जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, भाई मनुष्य सबसे बड़ा बलवान इंसान है, तो ये सब भी जो है इसके अंडर पे आ गए। भाई मनुष्य चाहेगा तो अब इनके लिए सारे राइट्स वगैरह क्लियर किए जाएंगे ना। तो भाई मनुष्य को ऐसी कौन सी चीजें हों जो बाध्य करे, और अगर मनुष्य भी मान रहा है, सपोज करिए आज की डेट में कोई एक कॉमन मैन है, मैं कहती हूँ कॉमन मैन नहीं है, वो एक डिप्टी कलेक्टर है, सपोज करिए डीसी, ठीक है, उसकी खूब इच्छा है कि वह पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, वो एक ऐसे टाइप की कुछ प्रोग्राम्स लेकर आए जिसमें लोगों को अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले, लोग एजुकेट हों। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऊपर बैठी हुई अथॉरिटीज है, वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा, नतीजा वह नीचे काम नहीं कर पा रहा। तो आप ये समझिए कि डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत यही काम करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित किए गए जो समाज जितने भी प्रकार के उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको लागू कराने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार वो फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर का दर्जा पाते हैं। आप कई बार देखोगे कोर्ट के सामने अगर रहता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, तो कई बार आप देखोगे कि इसको प्राथमिकता दी जाती है, डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बेसिक चीजों पे आ जाइए। आपके पार्ट 4 का ये हिस्सा है, ठीक है, आर्टिकल 36 टू 51 तक इसको शामिल किया गया है। आप जानते हो इसको आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। ठीक, कई लोग इसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये इन दूसरे ही हमने स्टेट से इसको सीधा सीधा अडॉप्ट कर लिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। गांधीवादी विचारधारा से भी पूरी पूरी तरह से प्रेरित था। ये क्या तय करता है? व्यक्ति विशेष के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसको हम कैसे समझेंगे? अगले आर्टिकल्स को जब हम डिस्कस करेंगे। आगे आ जाओ। ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं हैं ये? यहाँ पे राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य यानी कि स्टेट्स, जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन आएगा, भारत और उसका संघ क्षेत्र प्लस पार्लियामेंट। ठीक है, राज्य जो कि हमारे राज्य यानी कि स्टेट्स माने प्रांत, प्रांत जैसे कि एमपी, यूपी, महाराष्ट्र इत्यादि, प्लस वहां का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा और क्या? लोकल अथॉरिटीज, नगर स्तर पे क्या आती है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। अब प्लीज आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि आप इसको इंग्लिश में बोलो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब कुछ आप लोग वोट देने भी जाते हो, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इसके अलावा और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? सरकारी संप्रभु क्षेत्र। ये सब स्टेट के अंदर आती है। इसको बताने का तात्पर्य यह है कि नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी कहाँ कहाँ लागू होंगे।
ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट 37, मान लो मैं आपसे बोलती हूँ कि किस आर्टिकल के तहत यह कहा गया है कि यह न्यायालय में जाकर इसको, मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, आप न्यायालय में जाकर इसको लागू कराने की अर्जी नहीं दे सकते, जबकि आप फंडामेंटल राइट्स को देते हो। ठीक है, इसके बावजूद भी यह देश के मूलभूत शासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, हर साल वो अपना एक ब्रोशर डिस्प्ले करती हैं कि हम आपसे क्या क्या वादे कर रहे हैं। आप अगर उनको पढ़ोगे ना तो उसका समअप पाओगे, ये है पूरे के पूरे अपने डीपीएसपी, अधिक से अधिक डीपीएसपी को वो लोग लागू करते हैं। फिर चाहे वो कोई योजनाएं हो, कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कोई बोल रहे हैं कि हम इतने वृक्ष लगवाइए, सब बातें हो रही हैं, हमने इतना इतना वेलफेयर के लिए काम किया, सब सब जितनी चीजें होती है ना, वो उनके जितनी भी बने उनके ब्रोशर्स में लिखी होती हैं, वो सारी की सारी डीपीएसपी से ही प्रेरित होती हैं। ठीक है, तो ये 37 का मेन ये है कि आपको एक लाइन में आ सकता है, आपको आर्टिकल 37 टिक कर रहे हैं कि भाई न्यायालय में वाद योग्य ना होने के बावजूद भी ये देश के मूलभूत शासन में बहुत जरूरी है। अब 38 पे आ जाओ। 38 के दो पार्ट है। क्या पार्ट है? सबसे पहले 38 का 1 बोलता है स्टेट्स को, स्टेट्स को सीधा सीधा ये कह रहा है, आज्ञा दे रहा है, ठीक है, आपको सीधा सीधा कहना चाहिए ऑर्डर दे रहा है कि आपको लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम करना है ताकि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित हो सके, तय हो सके। ऐसे काम करो कि इससे ये तय हो सके। और आर्टिकल 38 का 2 क्या है कि आय, इनकम, सुविधाएं और अवसर, अवसर यानी चांसेस, ठीक है, आप समझ लो भी इसको कॉमनली लगाना। आय, सुविधाएं और अवसर के लिए जितनी भी असमानताएं हैं, जितनी भी असमानताएं हैं उसको खत्म करना। समझ गए? आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 के भी बहुत इंपॉर्टेंट 5 पार्ट हैं, ABCDE। यहां लिखती हूं मैं, ये देखिए आपको बताया भी है हमने। आर्टिकल 39 का ए क्या बोलता है? एक समान जस्टिस और निशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। ठीक है, यहाँ के अंतर्गत आप मेनली एक लाइन और याद रखेंगे, क्या? आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। आजीविका यानी कि आप जो रोजी कर रहे हैं, जो भी रोजी रोटी कमा रहे हैं, चाहे आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, आप रेड़ी लगा रहे हैं, ठेला लगाते हैं, जो भी, उसके पर्याप्त साधन का एक समान अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। 30, वेट अ मिनट, हम अभी 39 में ही थे और इसका आपने ए पार्ट पढ़ा। ठीक है, 1 रखो इसको नाम। 39 का 1। 39 का 2 क्या बोलता है? ये कहता है कि समाज के भीतर जो भी माने भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण, यानी कि क्या? भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? जो भी हमारी जैसे कह रहे कि कोयला, ये हमारे भौतिक मूलभूत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जिससे आज हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। लाइट्स है ना, लाइट्स हैं, और भी हमारे जो भी पेट्रोल वगैरह आते हैं, इत्यादि संसाधनों का उचित स्वामित्व। हर किसी को एक टाइप का इसका कहना चाहिए मालिक होंगे। अगर आप योग्यता रखते हो और इतनी आपके अंदर क्षमता है तो उसमें आपके साथ दिए जाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसका एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप पेट्रोल पंप की लाइन में लगते हो तो आपको ये तो नहीं कहा जाता कि भी हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे। भाई डेफिनेट सी बात है, आपको अगर है क्षमता, 100 का पेट्रोल भराओ, 200 का भराओ, है ना, 1000 का भराओ, वो आपको कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसके अलावा और भौतिक संसाधनों में क्या आती है? जॉब आती है। ठीक है, ये चीजें आप देखते हो किसमें, वो थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल राइट से भी आपका तय करते हैं। और क्या क्या भौतिक संसाधन आते हैं? आपको कोई घर लेना है कहीं पे, आपको ये देने से थोड़ी मना किया जाता है कि नहीं आप आदिवासी हो तो हम आपको घर नहीं देंगे। नहीं भाई, आप उसकी पूरे क्राइटेरिया को फिल कीजिए, बिल्कुल खरीद सकते हो। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होता है? इसके गा में आओ, यानी कि थर्ड पार्ट में
क्या बोल रहे हैं ये? अर्थव्यवस्था के जैसे कि धन और उत्पादन के अहितकारी केंद्रीकरण को रोकना। यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये क्या है कि एक ही व्यक्ति, आप देखो कि पहले के जमाने में क्या होता था, कुल मिला के केवल 10% लोगों के ही पास किसी भी देश का 80 to 90% पैसा होता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध भी बने हुए हैं, कभी हम अर्थव्यवस्था डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। केवल पूरा इतने बड़े देश के 10% अमीरों के ही पास उस देश का 80% पैसा है। तो इस तरह के धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। ये आपको 39 का गा कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है 39 का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य का समान वेतन। एक पुरुष काम कर रहा है, एक स्त्री काम कर रही है, आप ये नहीं बोलोगे स्त्री की क्षमता शारीरिक कम होती तो इसको 200 दूंगा, इसको 600 दूंगा। आप इनको अगर काम में लगाओगे, एक प्रकार आपको देना पड़ेगा। अब आप ये मत बोलने आना कि मेरे घर में हमने क्या बोलते घर का काम करवाया था, तो जो प्राइवेट ठेकेदार लगा था तो वो 2 औरतों को 100-100 रुपयों में लाता था और 500-500 में लाता था। ये देखिए, ये है बिल्कुल गलत और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आप अगर मनरेगा वाली पॉलिसीज देखेंगे, ठीक है, मनरेगा वाली कोई भी सरकारी पॉलिसी उठा लीजिए, उसमें आपको कोई भी भेदभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो 39 का फोर्थ यानी कि 39 का घा यूज करते हैं। ओके, अच्छा, इसका ई क्या बोलता है? अगर कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बच्चा, ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति, जैसे कई होते हैं कि मजबूर हैं, वो बीमार है, विकलांग है, लेकिन धन की जरूरत है, इत्यादि को प्रतिकूल दशाओं में रोजगार में जाने से बचाना। कोई विकलांग व्यक्ति है, उसके पास कहीं जॉब नहीं मिल रही, ऐसे में आप देखते हो कि किसी कारखाने में वैकेंसी राइज होती है भारी हैवी वर्क में, जहां पे वो बिल्कुल सक्षम नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में जा रहा है और कारखाना वाला उसको ले भी रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे कौन बचाता है? आपको 39 का ई यानी कि अंगा बचाता है कि आपको जाने से रोकना। आप सरकार के पास अगर इसकी कंप्लेन करेंगे तो सरकार उनको तुरंत रेस्क्यू करेगी। या मतलब ये नहीं कि सीधे मोदी जी आएंगे रेस्क्यू करने, नहीं। आपकी कोई भी लोकल अथॉरिटीज को रेस्क्यू कर लेगी। उसके बाद क्या है? बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर देना और शोषण से बचाना। आप देखोगे कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत पहले मेले और सर्कस में काम करने वाले कुछ बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला था। बाद में आपको पता चला था कि उनका कितना शोषण होता था। 39 का चा रोकता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इन बच्चों को रोका, फिर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, आगे बढ़ते। 39 का ए आपको पता है, इसका ये सब पैरा है, इसका सब पैरा है ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अगर आपको ये है कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी सरकारी वकील के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे एक निशुल्क सहायता मांग सकते हैं। वो आपको कोई भी एडवाइस देने से नहीं मना करेंगे। 40 आपको कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए 40 आपको ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 243 क्या बोलता है? ग्राम सभा। ठीक है, ये अंतर है आर्टिकल 243 का ए। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 41 आपको कहता है कि कुछ विशेष स्थितियों में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता यानी कि पब्लिक असिस्टेंस को भी आप प्राप्त करने का अधिकार पाते हो। कौन सी वो दशाएं हैं? बुढ़ापा, बेरोजगारी, सुसाइड मत करिए, ठीक है, प्रसूति की स्थिति। प्रसूति की स्थिति आप जैसे अगर ना समझ पाए कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है बट उसके पास पैसों की बहुत अधिक तंगी है, वो भाई अपना सर उठा के जीवन जीना चाहती है, तो वो कहीं जाके मेहनत कर रही है और उसकी स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो मेहनत करे। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में, इसके अलावा बीमारी, आपको बहुत अधिक कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसके लिए मान लीजिए आपको 15 से 20 लाख रुपयों का खर्चा होना है और एक आम इंसान है जिसको जीने का तो पूरा अधिकार है। आप देखते हो ना कई बार सरकार आगे से आके बच्चों के ऑपरेशन कराती है। क्यों? आप देखते होंगे कि कोई बूढ़े माता पिता वगैरह होते हैं तो वो कई बार आगे से आके मदद करते हैं। तो आप देखेंगे किसी क्षेत्र विशेष का विधायक है
ठीक है, विधायक वगैरह हैं, वहाँ पे क्षेत्र विशेष के जो सरपंच वगैरह हैं, वो उनकी अपने कई बार अपने जेब से मदद करते हैं। एक्चुअली जेब से मदद नहीं करते हैं, वो उसका पूरा का पूरा जो होता है वो लोकल अथॉरिटी मतलब सरकार के ही खर्चों पे डाल देती है। पहल वो अपनी तरफ से करते हैं इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके, बीमारी की स्थिति में, आवश्यकता की स्थितियों में। समझ गए? बेरोजगारी अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल देखो कि एसएससी में आप बोलो कि बस 7,000 की 8,000 वैकेंसी है, 80,000 है, हम तो हो ही नहीं पा रहे हैं सेलेक्ट, तो हम मरेंगे। जी नहीं, आप कहीं जाइए, कोई प्राइवेट फर्म में भी आप अप्लाई कर सकते हैं 10 से 15,000। जब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपको कहीं से काम नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गए हो, तब आपको सरकार नौकरी देती है। जैसे कि आप, फिर मैं मनरेगा का एग्जाम्पल लेके आऊंगी, जो पढ़े लिखे नहीं है, स्किल से रिच नहीं है, वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को व्यक्त करते हैं। और आपको पता है मनरेगा में कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन को देखते हुए और फिर आपके देखता है आदमी कि हाँ इनको वर्क एक्सपीरियंस भी है, और आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो आपको काम अलॉट करते हैं। उनका काम ये है कि अधिक से अधिक ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करना जिनको बहुत अधिक जरूरत है। ठीक है, 42 के अंदर क्या होता है, काम की न्याय संगत तो मानवोचित दशाओं में सहायता को बंद करना। क्या, प्रोविजन ऑफ द जस्टिस ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस फॉर द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ, ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। 43 के अंतर्गत आप देखोगे कि इसके दो सब पैरा और हैं। 43 क्या बोलता है, मजदूरी, शिष्ट जीवन और अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री। एक मिनट, यहाँ मैं लिख दूं, बहुत बेसिक जो चीजें हैं वही मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगी, बाकी आप अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करते रहिए। निर्वाह मजदूरी, जो आपके डेली वेजेस होते हैं, ठीक है, आपका निर्वहन जीवन यापन, काम के 6 ही घंटे होंगे। सरकार तो चाहे तो आपको 12 घंटे के लिए रेल दे, काम के केवल 6 घंटे होंगे, बीच में हमको लंच मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हमको 5-10 मिनट का रिसेस भी मिलेगा, आप देखोगे ना आधा आधा घंटे के आपको लंच मिलते होंगे, या 1 घंटे का भी कई कई जगह आप बना लेते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको शिष्ट जीवन जीवन यापन के लिए मिलेगा, जैसे कि अगर मजदूर है, आप देखिएगा कोई आपका ग्रुप डी स्टाफ, उनके लिए कितनी व्यवस्था होती है, ओटी मिलती है इनको, ओवर टाइम, भला 1 घंटा एक्स्ट्रा वो काम कर ले, उनको पूरा ओटी दिया जाता है। इसके अलावा और क्या व्यवस्था होती है, इनके लिए अलग से लिविंग रूम वहीं ऑफिस में ही बनाया जाता है। ठीक है, शिष्ट जीवन, माताएं हैं जिनके मतलब नई नई माएँ बनी है, उनको बच्चों को फीड कराना है। ठीक है, तो महिला रूम बना होता है, महिला कक्ष। ठीक है, इसी का ही इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए क्रैच बनाए जाते हैं, जो बच्चों के चाइल्ड क्रैच होते हैं ना, ऑफिस में ही एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट बनाया जाता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका देखभाल होता है। वहाँ पे आके उनके पेरेंट्स उनसे मिल सकते हैं, वहाँ उनकी सब व्यवस्था होती है, वहाँ वो सोते हैं, खेलते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आप खाने पीने की भी व्यवस्था अगर खुद से करके जाओ तो जो उनको संभालने वाली लगी रहती हैं, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में वो वहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो भी इसके अंतर्गत आता है अवकाश। आप देखते हो ना कि सरकार में आपकी नौकरियों में कोई एक यूनियन वगैरह भी जैसे होती हैं, तो वो यूनियन वगैरह आपके हक के लिए लड़ाई करती हैं कि भाई डियरनेस अलाउंसेस दो, बढ़ाओ, नहीं बढ़ता तो वो जाती है ना, वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके हुए जाती हैं। और कौन, भाई मुझे अर्न लीव मिलेगी, मुझे सीएल मिलेगा, जैसे ही नया साल लगेगा वैसे ही मुझे सीएल लग जानी चाहिए। और क्या, और जो भी छुट्टियां होती हैं उनकी मांग करना, इन छुट्टियों को बढ़ाने। अभी आप देखोगे कि कई बार, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, महिलाओं के लिए एक स्पेशल लीव वगैरह भी होती है, ये इसकी मांग करते हैं कि भाई महिलाओं का कोई त्योहार है, आप देखोगे करवा चौथ वगैरह, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल लीव ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव, पुरुषों के लिए भी पैटर्निटी, मैटर्निटी, पैटर्निटी इत्यादि की जो जो लीव्स हैं, ये सब के लिए लड़ाइयाँ, ये सब इसी आर्टिकल 43 में आती हैं। 43 का ए क्या बोलता है, उद्योगों के प्रबंधन के लिए कोई भी अगर पॉलिसी बनेगी, 43 का सब पैरा ए, कोई भी अगर पॉलिसी बनेगी तो उसमें मजदूरों को जरूर शामिल किया जाएगा। आप इसी में बनते हो यूनियन, और यूनियन का लीडर जाके यहाँ पे बैठक करता है, आपकी पूरी बात रखता है, और उस तरह की सारी बातों को पॉलिसीज में शामिल किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, हड़ताल कर देते हैं लोग, आपको पता होगा ये चीज, जबकि हड़ताल गैर कानूनी स्टिल।
आर्टिकल 43 का खा आपको क्या बोलता है, यानी कि 43 का बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह जोड़ा गया है, आप बता सकते हो? अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, आपको साल नहीं भूलना है, आजकल साल ही पूछ लेते हैं। 2011 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 43 का इन्होंने बी पार्ट जोड़ा था, जिसके तहत क्या लाया गया था, जिसके तहत लाया गया था कि सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की जाएगी। पार्ट 9 का बी भी इसी के अंतर्गत आता है, समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 44 एक समान सिविल कोड की स्थापना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 45 इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें यह जोड़ा गया है कि 6 से कम आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनके लिए काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, वो पूरा पूरा बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार करेगी। पहले क्या था, देखो आर्टिकल 45 में पहले क्या था कि 6 to 14 था, लेकिन जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में, जिसमें 21 का ए आया, तो इसमें 0 से 6 ईयर के बच्चों को बढ़ावा दिया गया। मतलब ये जो है, इसको कहते हैं ना कि आप अपनी सीमा बढ़ाते हो, तो आर्टिकल ने अपनी सीमा बढ़ाई और इसके ही अंतर्गत 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को जोड़ा गया, किस पे, आर्टिकल 45 में, और 6 to 14 वाले बच्चों को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया, ये याद रखना। उसके बाद और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लो, 42nd, बहुत इंपॉर्टेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भी चीजों के लिए, एक मिनट में लिख दूं, 1976, इसके तहत आर्टिकल 39 का ए पार्ट जोड़ा गया था, एक समान न्याय और निशुल्क विधिक कानूनी सहायता, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सहायता दी जाएगी, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। 43 का ए पैरा, जो कि पॉलिसीज बनेगी, तो आप मजदूरों, कर्मकारों, कर्मचारियों सभी को शामिल करके ही ये पॉलिसीज बनाओगे, वो वाला। और 48 का ए, इस पे भी अपन आएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर इसको इसी के तहत इसको क्यों जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 के रिस्पेक्ट में, वहां आपने पढ़ा है ना कि एक साफ पर्यावरण में जीने का आपको अधिकार चाहिए, बस उसी के रिस्पेक्ट पे इसको 48 के ए को जोड़ा गया, ठीक है। बैक टू टॉपिक आ जाओ, SC ST और अन्य जो कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को यानी कि बढ़ावा देना है आपको, आर्टिकल 46 47 आपको क्या बोलता है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल उसको ऊंचा करने का काम करना है, जो अपना पब्लिक हेल्थ है उसको सुधारना है, आपके जो पेय पदार्थ और हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन जो है उसको प्रतिरोध करना है, ठीक है। इसी के ही तरह शराब, इसी के तहत जो आप देखते हो ना इंजेक्शन वगैरह लोग लगा के रोड पे पड़े रहते हैं, इसको बैन किया जाता है, और लोग जो है ना चुपचाप अपना इंजेक्शन बेचते हैं, ये गैर कानूनी बातें हैं। अगर ये किसी भी, मतलब आप देखोगे कि ये नशीले, जो बिल्कुल घातक नशीले पदार्थ होते हैं, कोकेन, हीरोइन इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, अगर ये पा जाए कि इस मतलब मेडिकल की दुकान में बिक रहे हैं, तो वो मेडिकल का हमेशा के लिए लाइसेंस सीज कर दिया जाता है। लोग तो आजकल इतना ज़्यादा नशा करते हैं कि लोग तो कॉम्बी फ्लेम खा के सो जाते हैं, तो वो कहाँ तक बैन करें, बट ये पूरी तरह गैर कानूनी है, ठीक है। आर्टिकल 48 का मतलब दो पार्ट है, वेट अ मिनट, आर्टिकल 48 आपको क्या बोल रहा है, आपको आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, और उसके साथ साथ गौवंश जो है, जितने भी गौवंश के अंतर्गत बकरी, भेड़, ऊंट और भैंस और सिंह, भालू इत्यादि के जीवन को बचाना, साथ ही साथ उनका जो वध कर देते हैं, जैसे कई बार आप देखोगे कि कई जगह आप देखते हो ना, नील गाय, ऊद बिलाव, इनका इतना ज्यादा मतलब आक्रमण हो गया था बीच में,
नील गाय का आप सुनोगे यूपी में पूरी की पूरी वो एक साथ घुस के पूरा का पूरा खेत चर जाती थी, अगर कोई अभ्यारण्य के आसपास खेत एक क्षेत्र होता था। ऊद बिलाव की संख्या बीच में गोवा में बहुत बढ़ गई थी, तो इनका काउंट करवाया गया। बाद में इनको मतलब संख्या को नियमित करने के लिए विधिवत रूप से सरकार से एक लीगल परमिशन लेके इनकी संख्या को कम किया गया। ठीक है, तो इनका जो वध वगैरह है वह भी प्रतिषेध होता है। इसी का इस्तेमाल करके 1972 का वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। और इसके साथ साथ आप देखते हो ना कि इस नस्ल की गाय आई, इस नस्ल की बकरी, तो यह सब भी इसी के ही अंदर आता है। आप उनके नस्ल को बढ़ावा दे सकते हो, आप उनके नस्ल का सुधार कर सकते हो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए। इसके अतिरिक्त कृषि में भी जैसे आप देखते हो ना, बीटी बैगन कैसे बना, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके इसको कानूनी बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 48 का ये क्या बोलता है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करना। 1972 जैसे मैंने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी के अंतर्गत आया। इसी का इस्तेमाल करते हुए टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल और गैंडा, ये सब के लिए जो भी मतलब बनाई जाती है ना व्यवस्था, टाइगर रिजर्व देखते हो आप, ठीक है, मोर, जो भी है, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 48A का इस्तेमाल करते हुए इनकी सुरक्षा की जाती है। पर्यावरण में वनों में जैसे कि आप देखोगे शीशम, सागौन के वृक्ष जो है, शीशम सागौन तो आपको पता ही होगा ना, टीक वुड माने कि सागौन माने टीक वुड। ठीक है, तो इनका जो भी आप कहते हो ना कि इनकी कटाई ऐसे धुआंधार कटाई नहीं हो सकती, तो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए रोका गया। 49 आर्टिकल आपको क्या बोलता है, ताजमहल जैसे है, लाल किला, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे कि आप देखते हो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ठीक है, राजघाट, आप इसको जाके नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वहां पे एक वो लगा रहता है ना गार्ड, जो आपको भगा देता है वहां पे, भला आप थोड़ा सा वहां पे इधर उधर चल के देख लो, थोड़ा उटपटांग तरीके से आप वहां फूल को भी हाथ लगाओगे तो आपको डांट देता है। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए वो डांट रहे हैं। आर्टिकल 50 वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यानी कि आपका जो पार्लियामेंट्री है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हैं, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, स्थायी में आते हैं हमारे कलेक्टर कमिश्नर और अस्थायी में आती है हमारी सरकार, उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं उन सब से अलग कर देना। ठीक, और आर्टिकल 51 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप हमेशा मध्यस्थ के तौर पे काम करोगे। इसी का इस्तेमाल करते हुए कई बार आप देखोगे कि दो राष्ट्रों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो इंडिया सुलह कराने पहुंच जाता है। आजकल जैसे सार्क जैसे मंच को ढूंढने लगे हैं लोग, सार्क की बैठक में इन दोनों को बैठ के बात करवाएंगे हम। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे बांग्लादेश में जब वॉर की स्थिति आ गई थी, 1971 का वॉर आ गया था, केवल इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने बीच बचाव किया था। वो अलग बात है कि इंडिया रिल गया। ठीक है, चलो अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से आपको बोलूंगी, 2 आर्टिकल और याद करके चलो, 3 आर्टिकल, आर्टिकल 350 का ए, 351, 335, ऐसे 36 to 51 इसे ही माना जाता है कि डीपीएसपी है, लेकिन ये 3 जो और पार्ट्स है इसको भी लमसम डीपीएसपी ही माना जाता है। ठीक है, 350 का एक क्या बोलता है कि अगर किसी बच्चे की मातृभाषा, मदर टंग जो भी है, तो उसको सरलतम, अधिक से अधिक सरल तरीके से उसको एजुकेट करने की कोशिश की जाएगी अप टू प्राइमरी। ठीक है, कोई बच्चा आसामी भाषा में है तो सरकार ये कोशिश करे कि उसकी भाषा में उसको अप टू 5th तक की एजुकेशन मिले। ठीक, इतना है बिल्कुल, मतलब कोशिश, और ये कोशिश किसकी तरफ से पूरी होगी, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी की तरफ से। लोकल अथॉरिटी को आप लेटर लिखो, वो आपकी बात को सुनेगा। ओके, आर्टिकल 351 क्या बोलता है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, ताकि ये हिंदी का आपको प्रचार प्रसार करना है ताकि हर कोई एक दूसरे से अपने जो विचार अभिव्यक्त कर सके। आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, आप कभी जाओ, अगर ऐसे महाराष्ट्र चले जाओ, बंगाल चले जाओ, और साउथ बेसिकली आप मतलब चलो, कई तो ऐसे होते हैं कि उनको हिंदी और इंग्लिश आती होती, बल्कि वो तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है वो तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी चीजों को उनको किस किस तरह पहुंचाओगे,
या वो आपको किस तरह बताएंगे? तो इन्होंने बेसिक चीज देखी हिंदी। भाई हमारा पूरा एक देश है और उसका अधिक से अधिक जो पार्ट है, आप देखो तो हिंदी से ही लगभग जुड़ी हुई लैंग्वेज बोलते हैं। आप थोड़ा महाराष्ट्र देख लो, वो संस्कृत के कुछ वर्ड्स आते हैं, बंगाली के भी कुछ वर्ड्स आपको संस्कृत के मिलेंगे। साउथ की कोई लैंग्वेज अगर देखो, तमिल देखो, कन्नड़ देखो, तो आपको कुछ वर्ड्स वहां पे आपको संस्कृत के मिलेंगे। बाकी एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत मतलब आप पंजाब देख लो, फिर दिल्ली देख लो, है ना, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे तो आपको फिर भी आपको पूरी पूरी हिंदी, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आपको लगभग हिंदी में सब बात करते हुए मिल ही जाएंगे। ओके, तो हिंदी को प्रचार प्रसार करो ताकि हम एक दूसरे से अपनी चीजों को शेयर कर सके आसानी से। और 335 क्या कहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का इस्तेमाल करते हुए SC ST इत्यादि जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। SC ST इत्यादि की जो होती है नियुक्ति की जाती है, साथ ही साथ प्रमोशन में भी बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलो, तो इस तरह हमारा ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप करंट मुद्दे की वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। सो पढ़ते रहिए, करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।